सर आज आपके लिए हिंदी का चैप्टर 11 जो बाल गोविंद भगत जिनके लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी है उनका एमसीक्यू आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों सेशन में एंड तक बने रहिए और फिर देखिए आप हर एक चैप्टर वाइज जो एमसीक्यू करवाता हूं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए गौर करें इस क्वेश्चन पर जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया था कि इन सभी चैप्टरों का लेखक जो है या कवि जो है उनका नाम कैसे याद रखेंगे। तो आपको याद होगा ही कि बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन है, बताइए कौन है जी। यहां पर तो बहुत इजी क्वेश्चन है, राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी जी है ना। यानी राम वृक्ष बेनीपुरी जो है वो बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है। अगर आपने इस पूरे पाठ को पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि ये क्या है, कहानी है, निबंध है, यात्रा वृत्तांत है या रेखा चित्र है। मेरे प्यारे बच्चों ये भी क्या है, कहानी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, कहानी है। राम वृक्ष बेनीपुरी को क्या कहा जाता है? राम वृक्ष बेनीपुरी को क्या कहा जाता है? देखिए, कलम का सिपाही, कलम का जादूगर, कलम की लेखनी और कलम का कारीगर। मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर जो हो जाएगा वो दो मेरा हो जाएगा कि कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा गया है। चलिए अगला देखते हैं, बाल गोविंद भगत किस कद के व्यक्ति थे। मेरे प्यारे बच्चों राम वृक्ष बेनीपुरी जो थे वे मझोले कद के व्यक्ति थे। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 3। मझोले कद के व्यक्ति थे, न नाटे थे, न लंबे थे, न ठिगने थे, वे जो थे मझोले कद के व्यक्ति थे। 5वां, बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? बाल गोविंद, अगर आपने इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ा होगा तो हमको उनके सारे क्रियाकलाप को पता होकर के ये भी पता लग जाएगा कि उनका उम्र जो था वो आपका 60 से ऊपर थे। इनका उम्र क्या था? 60 से ऊपर। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, न 62 से ऊपर था, न 55 से ऊपर था, न 65 से ऊपर था। इनका जो उम्र था वो 60 से ऊपर था, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बाल गोविंद भगत किसको साहब कहकर कहते थे, पुकारते थे या कहते थे? बाल गोविंद भगत किसको साहब कहते थे? तो जो उनके इष्ट देव थे, जो उनके गुरु थे, उनको ही वे साहब कहा करते थे। लेकिन उनके इष्ट कौन थे, उनके गुरु कौन थे? वे अपना गुरु सूरदास को मानते थे। ख में 2 में क्या है? कबीरदास को, और तीसरा में है तुलसीदास को, और चौथा में है रैदास को। तो मेरे प्यारे बच्चों जब आपने इस पाठ को पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि वे साहब और उनको गुरु जो मानते थे वे कबीरदास को अपना गुरु मानते थे। क्यों? क्योंकि वो उनके गान से, मधुर गान से, उनके जो वचन से बहुत ही प्रभावित थे। इसीलिए जो बाल गोविंद भगत है वो उनको साहब कहकर पुकारते थे। किन्हें? कबीरदास को। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? कबीरदास। कबीरदास इज राइट आंसर। ओके, चलिए अगला देखते हैं, बाल गोविंद भगत क्या थे? बाल गोविंद भगत क्या थे? वो एक साधु थे, सन्यासी थे, गृहस्थ थे और महात्मा थे। देखिए यहां पर बाल गोविंद भगत जो थे, यहां पर पाठ के अनुसार वे एक साधु थे। क्या थे? साधु थे। पाठ के अनुसार क्या थे? एक साधु थे। न तो सन्यासी थे, न गृहस्थ थे, न महात्मा थे, वे साधु थे। राइट आंसर ए, साधु। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है कि लेखक बाल गोविंद भगत किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध था? पहनावे पर वो ज्यादा जोर देता था, मुग्ध होता था, भोजन पर, मधुर गान पर, व्यवहार पर। मेरे प्यारे बच्चों वो सबसे ज्यादा अगर किसी पर मुग्ध, अत्यधिक मुग्ध होता था तो उनके लिए एकमात्र क्या था? मधुर गान। जहां कहीं भी मधुर गान चलता था वो खींचे चले आते थे। यानी वो मधुर ज्ञान के प्रति उनका उतना प्रेम था कि वो न पहनावे पर ध्यान देता था, न भोजन पर ध्यान देता था, न व्यवहार पर मंत्र मुग्ध था। वो अगर किसी पर मंत्र मुग्ध था तो वो मधुर ज्ञान था। ठीक है, यानी मधुर ज्ञान पर या मधुर गान पर। ठीक है, चलिए अगला, बाल गोविंद भगत किस कला में निपुण थे? आप बताइए। यहां साफ साफ पता चल रहा है कि वो मधुर गान पर सबसे ज्यादा उसका फोकस रहता था, अत्यधिक
मुग्ध होता था। तो इससे आपको पता लग गया होगा कि बाल गोविंद भगत किस कला में निपुण थे। वे संगीत पर ज्यादा निपुण थे। ठीक है, ना चित्रकारी उनका पसंद था, ना नृत्य, ना ज्यादा गायकी, वे संगीत बड़ी पसंद कर, संगीत प्रेमी थे वे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है ना। जादू, समय की बर्बादी, नीरस और धुन। पहला क्या है, जादू, दूसरा समय की बर्बादी, तीसरा क्या है, नीरस, और चौथा है धुन। तो मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उनके जो लेखक हैं संगीत को क्या मानते हैं, जादू के समान मानते हैं। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, जादू। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जादू राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला, बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था। आपने इस कहानी में बढ़िया से पढ़ा होगा कि क्या करते थे वो लोग, आषाढ़ मास में जब भारी बारिश होती थी वो लोग खेतों में जाते थे, वहां पर धान की रोपाई करते थे। तो आपको पता चल गया होगा कि बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा, मुख्य काम अगर कुछ था तो वो खेती बाड़ी था। राइट आंसर 3, खेती बाड़ी। क्या होगा, खेती बाड़ी। चलिए, ना व्यापार था, ना कोई दस्तकारी थी, ना उद्योग था। राइट आंसर क्या था, खेती बाड़ी। मुख्य धंधा का एकमात्र स्रोत था खेती बाड़ी। देखिए अगला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत पाठ के अनुसार बताएं कि रोपनी किसे कहते हैं। मैं अभी आपको बता ही रहा था कि वो क्या करते थे, जैसे ही बारिश होती थी, वर्षा आता था, सब कोई खेती बाड़ी में जुट जाते थे, धान की रोपाई करते थे। तो यहाँ पर रोपनी का अर्थ जो है धान की रोपाई को है। ठीक है, राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर 2, जो धान की रोपाई को यहां पर बताया गया है। चलिए अगला देखते हैं, आषाढ़ मास की या आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। वाक्य किस पाठ के या किस पाठ का है, ये जो है यहां से यहां किस पाठ का है। तो नेताजी का चश्मा का पाठ अलग था, माता का आंचल का अलग है, बाल गोविंद भगत का अलग है, और लखनवी अंदाज अलग है। तो जो बाल गोविंद पाठ है राम वृक्ष वेनीपुरी जी का, उन्होंने ही आषाढ़ मास का जिक्र किया और वहां पर किस तरह से रोपण किया जाता है, रोपनी की जाती है, उसके बारे में जिक्र किया था। तो समूचा गांव जब खेतों में उतर पड़ेगा तो ऑफकोर्स बात ये होगी कि वहां पर धान की खेती होती होगी। ठीक है, तो यानी बाल गोविंद भगत चैप्टर का होगा। देखिए, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा, पंक्ति किस कहानी से ली गई है। तो नेताजी का चश्मा, माता का आंचल, बाल गोविंद भगत, और एक कहानी यह भी है ना। तो आपको यहाँ पर बाल गोविंद भगत का ही है ये चैप्टर। ठीक है, चलिए, बाल गोविंद भगत कौन से माह में प्रभातियां शुरू करते थे। बाल गोविंद भगत कौन से माह में क्या करते थे, प्रभातियां शुरू करते थे। मेरे प्यारे बच्चों, पहला यहां दिया हुआ आषाढ़, दूसरा में भादो, तीसरा में सावन, और चौथा में कार्तिक। न वे आषाढ़ में शुरू करते थे, न वे भादो में करते थे, और न वे सावन में करते थे। चौथा ऑप्शन कार्तिक माह, यानी बाल गोविंद भगत जो थे वो अपने प्रभातियां निकालता था फागुन मास, सॉरी, कार्तिक मास से। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्तिक मास से। बाल गोविंद भगत अपने प्रभातियां निकालता था, कार्तिक मास से जो स्टार्ट करता था वो फागुन तक लेकर चलता था। यानी उनके जो, अगर आपसे पूछा जाए कि कब तक प्रभातियां खत्म करता था, कब से कब शुरू करता था और कब खत्म करता था, तो कार्तिक मास से शुरू करता था और यहां पर फाल्गुन मास तक लेके चलता था। ठीक है, फाल्गुन तक एकदम इसका चलता था पूरा प्रभाती। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताएं कि श्रम बिंदु, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये नोट कर लीजिए,
और अपना दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि ये क्वेश्चन 100% इस बार एग्जाम में आने वाला है और ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर जरूर पक्का करके देगा कि बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताएं कि श्रम बिंदु का क्या अर्थ है। पहला पसीना, दूसरा आंसू, तीसरा पानी की बूंदे और चौथा ओस। मेरे प्यारे बच्चों, श्रम बिंदु का अर्थ होता है यहाँ पर पसीना, क्योंकि जो लोग मेहनत करते हैं उनको पसीना आता ही आता है, अर्थात पसीना को यहाँ पर श्रम बिंदु के अर्थ पर देखा गया है। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लो और हमेशा दिमाग में गांठ बांध के याद रख लो। चलिए अगला देखते हैं, बाल गोविंद भगत की मौत किनके अनुरूप हुई? तो आपको पता ही होगा, जब चैप्टर पढ़ा होगा तो जो है उनकी मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई है, न उनके बेटा के अनुरूप हुआ, न ग्रामीणों के, न पुतहु के रूप में। ये उनकी जो मौत उनके ही स्वरूप उन्हीं के अनुरूप हुई है। चलो अगला देखते हैं, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया है? मेरे प्यारे बच्चों, जब कार्तिक मास आता था, जब उनका इकलौता बेटा मरा, जब यह गंगा स्नान को जाते थे, या जब रोपनी का समय होता था। मेरे प्यारे बच्चों, जब उनका संगीत साधना का सबसे चरम उत्कर्ष देखा गया था कि जब उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हुई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ख, जब उनका इकलौता बेटा मरा था, उस समय उनके जो संगीत साधना का चरम उत्कर्ष देखा गया था। चलिए अगला देखते हैं कि बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे? मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता ही होगा, चैप्टर पढ़ा होगा कि बाल गोविंद भगत जी के एकमात्र इकलौते बेटे थे। तो इकलौता बेटा इजीली हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। चलिए अगला देखते हैं, इकलौता बेटा, ठीक है, राइट आंसर ये होगा। बाल गोविंद भगत के बेटे को क्रियाक्रम में किससे आग दिलाई? बाल गोविंद भगत के जो बेटे थे, उनकी जब देहांत हो गया तो उनका क्रियाक्रम किससे आग दिलाई गई? भाई से, बेटी से, पुतोहू से या फिर पड़ोसी से? मेरे प्यारे बच्चों, जो इनका क्रियाक्रम होता है, जो आग उनका मुखाग्नि दी जाती है, वो उनके पुतोहू ने दी थी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुतोहू से सारा क्रियाक्रम करवाया था। और अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत की पुतोहू का व्यवहार कैसा था? मेरे प्यारे बच्चों, पहला ऑप्शन से यहाँ पर झगड़ालू, दूसरा अक्षम, तीसरा कामचोर और चौथा कार्यकुशल। मेरे प्यारे बच्चों, वो झगड़ालू तो बेचारी थी नहीं, न अक्षम थी, न कामचोर थी, मात्र एक ऑप्शन कार्यकुशल। वो बहुत ही सहज और सुशील औरत थी। वह जो है किसी भी कार्य को बड़ी ही कुशल के साथ करता था, उनके हर एक बात को गौर से मानती थी। वह एक सुशील और कुशल, कार्यकुशल महिला थी। ठीक है, तो उनका व्यवहार कैसा था? कार्यकुशल। चलिए अगला देखते हैं, पुतोहू के भाई को भगत जी ने क्या आदेश दिया? ठीक है, जब उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई तो उन्होंने क्या किया? अपने पुतोहू के भाई को बुलाया और उन्होंने कहा कि आप इनको देख लो। पहला ऑप्शन क्या? पुतोहू को दूसरी शादी नहीं करने का आदेश दिया। दूसरा में पुतोहू की दूसरी शादी कराने का आदेश दिया। तीसरा, बहू को घर से बाहर नहीं निकलने का आदेश दिया, या इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, उन्होंने क्या आदेश दिया था कि आप जो है अपने बहन को ले जाओ और आराम से दूसरी शादी करा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो भगत जी ने क्या आदेश दिया था? कि पुतोहू की दूसरी शादी कराने का आदेश दिया था। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं, बाल गोविंद भगत मनुष्य को क्या मानते थे? बाल गोविंद भगत मनुष्य को क्या मानते थे? एक आत्मा, एक आदमी, एक व्यक्ति और एक व्यक्तित्व। मेरे प्यारे बच्चों, वो एक आत्मा के समान व्यक्ति को मानते थे, मनुष्य को मानते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो 24वां क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? क्योंकि मुझे पता है कि वो जो थे वे, पहला ऑप्शन खरे थे, वे सच्चे थे। तीसरा, वे खरे और सच्चे थे, वे थोड़े सच्चे थे। मेरे प्यारे बच्चों, जो आपको यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है कि वो खरे और सच्चे थे, राइट आंसर यही होगा मेरा। उसको खरे नहीं बोला जा सकता, वे सच्चे भी थे, सच्चे भी थे, खरे भी थे और थोड़े सच्चे भी थे। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि वे खरे और सच्चे दोनों थे, अर्थात हम इसी को आंसर, राइट आंसर मारेंगे कि वे खरे और
सच्चे थे। तो बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का क्यों कारण थे? क्योंकि वे खरे और सच्चे थे। मेरे प्यारे बच्चों, ये सारा एमसीक्यू, जितने सारे वस्तुनिष्ठ विकल्प बहुविकल्प प्रश्न है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं आपको हर एक चैप्टर वाइज एमसीक्यू को क्लियर कराता जा रहा हूं। आप इन सेशन को बढ़िया से देखेंगे और जो बीबीआई इन चैप्टर वाइज क्वेश्चन में भी मैं आपको जो बता रहा हूं कि ये 100% एग्जाम में आने वाला है, उन प्रश्नों को आप बढ़िया से देखेंगे, याद करेंगे। मैं आपको पक्का याद दिलाता हूं कि ये एक एक हर एक चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन जो बीबीआई क्वेश्चन उसको याद रख लो, आपके नंबर पक्के हो जाएंगे, एक अच्छे रिजल्ट की ओर आप जाओगे। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस सेशन को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को भी अच्छे नंबर से पास होने का मौका मिले। चलिए आज का सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद।